मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 7 में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। कहानियों की इस श्रृंखला में अगली कहानी हमारी है उसने कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चलो यह कहानी शुरू किया जाए। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ियों की जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुने हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीख कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समंदर उमड़ा कर, बचो खालसाजी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुण्या प्यारिए, पुत्रा प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्ट में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इनके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? यानी वो लड़का जो है लड़की से पूछता है, क्योंकि दुकान पर भीड़ थी। मगरे में और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। यानी जो लड़का है वो गुस्सा हो गया इस लड़की के बारे में सुनकर कि जब इसको पता चला कि इसकी कुड़माई हो गई यानी सगाई हो गई। तो एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। अब इसमें दूसरा दृश्य चलता है। देखो, ये पहला दृश्य चल रहा था बचपन वाला, अब इसमें दूसरा दृश्य चल रहा है। देखो, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। यानी ये युद्ध का मैदान है जो ये लोग भारत वाले जो गए थे अंग्रेज की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, तब की यह कहानी है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े,
नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साया या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर कहानी लिखी हुई है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पटकने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमाल दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी में चुप कर? यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे कप लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पर जाना जाड़ा क्या है, मौत है। यानी कहीं तुम न बीमार हो जाओ, उसके लिए जो इतना करते हो। मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेल की खट्ट के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी।
यानी ये पहले से ही अपनी मौत के बारे में बता रहा है कि मेरी ऐसे मृत्यु होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नु जा दिए कर लेड़ा लौंगा दा व्यापार मडिये कर लेड़ा ना देड़ा सौदा अड़िए ओए लाड़ा चटाका कदुए नु का बड़ाया वे मज़ेदार गोरिये हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नु। यानी ये लोग जो हैं पंजाबी में गीत गा रहे हैं। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। अब तीसरा दृश्य देखिए। दोपहर रात गई है, यानी अंधेरा है, यानी जो है रात जो है दोपहर बीत चुकी है, दूसरा पहर रात का चल रहा है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछा कर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो और तुम मेरे पास सिगड़ी और मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए यही सब कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ आगे जो डैश है। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन कर भेज रही हैं मेमे, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? हाँ और नहीं, झूठ। यों कहकर, बल्कि ये जो है झूठ ही बोल रहे थे, कोई जर्सी वर्सी नहीं आई थी, लेकिन उससे बोधा सिंह से झूठ बोल रहे थे। यों कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। अब देखो इन लोगों के साथ यही धोखा होता है इस कहानी में। कौन? लफ्टन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े हैं, कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सब को साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। यानी ये जो लफ्टन साहब आया है धोखा कर रहा है, ये नकली है। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लफ्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो।
यहीं से शक हो जाता है लहना सिंह को उसके ऊपर, लपटन साहब के ऊपर। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी ये जो था आया था लपटन साहब बन के, ये कोई जर्मनी का ही था, जर्मन सैनिक ही था। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब इनसे लहना सिंह पूछ रहा है लपटन साहब से। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। अब देखो इनकी परीक्षा यहाँ ले रहे हैं लपटन साहब की ये लोग। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बढ़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले में तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैम में लगाएंगे, आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के हो, 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। चौथा दृश्य शुरू हो गया। होश में आओ, कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर देता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 है, 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से
बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। यानी वो क्या किया था कि उस गड्ढे में चारों तरफ से बम लगाना शुरू कर दिया था जहाँ ये लोग थे उस खाई में। दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गौट करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं की थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबे में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर माछे का लहना। इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएं तो गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू कोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर
जर्मनी आगे आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे यानी जो जर्मनी वाले थे, उनके जो साथ वाले थे वो मारे जा रहे थे, उसके बाद भी उनकी बिना परवाह किए उनके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायरे जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लाहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। आगे लाहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्ख्या दी फौज आई, वाह गुरु दी की फतह, वाह गुरु दी की फतह, वाह गुरु दी का खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लाहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। अपने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लाहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत बीड़ोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन कर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लाहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो लोग 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिपटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लाहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लाहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मनी मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाहना का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था।
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर गया। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू? अमृतसर में भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है।
जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 67 सिख राइफल्स जमादार लाहना सिंह। इस तरह से यह कहानी का अंत हो जाता है। तो चलो ठीक है, आज यह कहानी समाप्त होती है। कल मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।